तो लेट्स स्टार्ट विद सरफेस केमिस्ट्री के PYQs। उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। ओके, द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अ फ्रेडलुच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज, फ्रेडलुच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, x/m इज इक्वल टू k, ओके, p1/n, ओके, और यहाँ पे n शुड बी ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन रहती है, ओके, इतना याद रखना है आपको, ठीक। तो अभी देखो ये -1 हो गया है और ये -0.5, तो ये सब तो गए क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, माइनस हो ही नहीं सकता ये, और इसका लोअर लिमिट क्या रहता है 1n, और यहाँ पे रहना चाहिए 0, ऐसा ये पूरा कंडीशन है, ओके, ये पूरा कंडीशन हो गया आपका। दिस शुड बी, मतलब ये n शुड रेंज फ्रॉम 1 से 0, तो आपको 1 से 0 ये दिख रहा है 2.5, ये बड़ा है और ये आ जाएगा आंसर, ओके, क्योंकि 0.3 इज बिटवीन 0 to 1। Now, which of the following characteristic is associated with adsorption? Adsorption में क्या होता है, देखो adsorption is spontaneous process, तो डेल्टा जी तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा ही, डेल्टा जी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी यहाँ नेगेटिव दिख रहा है मुझे, डेल्टा एस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, डेल्टा एस डेल्टा जी ऑल आर नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, देखो ये नेगेटिव हो गया डेल्टा एस, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा क्या, नहीं, तो ये तो निकाल ही दो। इसमें आपको थोड़ा याद रखना है कि ये पूरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और इसका आंसर ये आएगा कि इट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होता है, एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि गैसेस पहले हवा में घूम रही थी, उनको आपने चिपका दिया मेटल के ऊपर, तो दिस बिकम्स एड्सॉर्प्शन, मतलब द रैंडमनेस डिक्रीजेस बिटवीन द गैसेस, सो इट इज नेगेटिव, ओके, तो ऑल आर नेगेटिव हो गया। Which of the following statement is correct for a spontaneous adsorption of gas? देखो वापस वही पूछ लिया, 2016 फिर 14, मतलब 14 में पहला पूछा, उसका उठा के 16 में पूछ लिया, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एच इज हाईली पॉजिटिव, फिर और क्या दिया है, डेल्टा एस इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एच इज हाईली नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज नॉट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डेल्टा एस वाला तो आप काट ही दो, ओके, सी और डी ऑप्शन आर नेग्लेक्टेड। अब इसने बोला है डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज हाईली पॉजिटिव, अभी हम लोग ने पढ़ा कि तीनों चीजें नेगेटिव होती है, ओके, तीनों चीजें, क्योंकि एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। द फ्रेडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, द वैल्यू ऑफ 1/n रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 इन ऑल केसेस, अभी हम लोग ने पढ़ा ये 0 to 1 रेंजेस फ्रॉम ऑल केसेस, ओके, फिर बाकी सब तो ठीक ही है, ये सब तो कुछ भी दिया। if x amount of absorbent and mass m is x is the amount of absorbate and m is the amount of absorbent, which of the following relation is not related to adsorption? कौन सा ऐसा रिलेशन है जो adsorption से रिलेटेड नहीं है, देखते हैं। ये क्या बोला है, x/m एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो है ही, ये तो मेन है इसका, मतलब कुछ भी आएगा फंक्शन ऑफ प्रेशर, ओके, ठीक है, x/m फंक्शन ऑफ टाइम एट कांस्टेंट p, x/m नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है P इज इक्वल टू F टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट x/m, एंड ये x/m इज इक्वल टू प्रेशर इनटू टेम्परेचर, ये ही नेग्लेक्ट हो जाएगा बेसिकली, बाकी सब तो उसके फॉर्म में दिख रहा है, x/m दिख रहा है, बट ये प्रेशर इनटू टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया फिर भी, बट अगर ऐसा बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। Langmuir adsorption isotherm is deduced during the using the assumption that absorption site are equivalent in their quality to absorb particles. The heat of adsorption varies the coverage. The adsorption molecules interact with each other. Adsorption takes place in a multi-layer. Langmuir adsorption isotherm के बारे में क्या assumption है वो हमें निकालना है। तो इसका adsorption, उसका ये assumption था कि हर एक साइट adsorption के लिए equivalent होता है, ओके, और हर एक साइड का एबिलिटी रहता है टू एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स, ऐसा कोई नहीं कि इस साइड पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इस साइड पे कम होगा, कोई भी आपका एब्जॉर्बेंट ले, एब्जॉर्बेंट में उसमें हर एक साइड इज इक्वल फॉर एब्जॉर्प्शन, ओके, ये उसका assumption था। नेक्स्ट इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड ऑन अ सॉलिड द प्लॉट ऑफ xm log p इज अ लीनियर विद अ स्लोप ऑफ n इज अ होल नंबर, किसका स्लोप आता है, देखो xm इज इक्वल टू kp 1/n, तो इसको अगर लॉग लेंगे, लॉग x/m इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में तो लॉग k प्लस, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा 1/n लॉग p, हमें क्या बोला है, लॉग p और xm, तो ये हो गया y, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x, y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसने बोला है लीनियर ग्राफ है, तो ठीक है, हमारा रिलेशन, स्लोप क्या है 1/n, 1/n इज द स्लोप।
अगर इंटरसेप्ट पूछ लेता तो लॉग की वुड हैव बीन द इंटरसेप्ट. ओके, which are the following which is not correct regarding adsorption of gas on surface of solid. On increasing temperature adsorption increases continuously. ये कैसे हो सकता है? अभी हम लोग ने बोला कि डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर शुड बी लोवर्ड. एंडोथर्मिक अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन रहता तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होता था. तो यही आंसर हो गया. एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इज नेगेटिव. यस. एडसॉर्प्शन is for more specific substances. Okay, the phenomena is reversible. हाँ, ये सब तो ठीक है. नेक्स्ट है कैटालिसिस का थियरी थोड़ा बताया. Incorrect statement regarding enzymes. Like a chemical catalyst, enzymes reduce the activation energy from bioprocesses. फिर enzymes are polysaccharides. They are polysaccharides? No. Polysaccharides तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया और आपका तो ये enzymes प्रोटीन्स होते हैं, तो यही रॉन्ग हो गया. Enzymes are very specific. Yes. फिर enzymes are biocatalyst. Okay. Which of the following is not correct? Not correct पूछा है. देखो मतलब कौन सा गलत है वो ऐसा लिख दो हिंदी में. गलत है वो ढूंढना है हमें. The value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst in the chemical reaction. यही गलत हो गया क्योंकि equilibrium constant को कोई नहीं चेंज कर सकता except for temperature. Equilibrium constant जो कि equilibrium रहता है आपका, it is never dependent on anything except for ये temperature. Enzyme catalyzes mainly biochemical reactions. Yes. Coenzymes increase the catalytic activity. Yes. Coenzyme catalyst does not initiate the reaction. ये भी true है. According to adsorption theory of catalyst, the speed of reaction increases because adsorption lowers the activation energy of the reaction. Adsorption से activation energy कम होता है. फिर बाकी सब देख लेते हैं. The concentration of reactant molecules at the active centers of catalyst becomes highly due to strong heat adsorption. In the presence of adsorption, the activation energy of the molecules become large. नहीं, activation energy large तो होता ही नहीं catalysis में. Adsorption produces heat which increases the speed of reaction. देखो क्यों होता है ये? हमें पता है adsorption is a डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव वाला फिनोमेना, मतलब एक्सोथर्मिक है. तो जैसे ही कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ उसके ऊपर तो हीट निकलेगी. इसी हीट को करके हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे. तो दिस वुड बी आवर आंसर. एक्टिवेशन एनर्जी लो इससे होता है एब्जॉर्प्शन लोअर्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के कारण क्या निकल रहा है? बिकॉज इट इज अ क्या बोलते हैं उसको, बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसीलिए वो हीट रिलीज कर देगा. हीट रिलीज करेगा तो उसकी वजह से आपका एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगा थोड़ा सा. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट थियरी. ओके, नेक्स्ट क्या है? गिवन बिलो स्टेटमेंट. देखो वापस 2022 का स्पेशलिटी ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन. इन द कोएगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल्ट को कोएगुलेट कौन करेगा? पॉजिटिव सॉल्ट. और हमें पता है कि जितना ज़्यादा चार्ज देता है उतना ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर रहेगा. कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इन द ऑर्डर ऑफ yes +3 +2 +1. करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख रहा है. नेक्स्ट इज इन द कोएगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सॉल्ट, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना अच्छा होना चाहिए. कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द 3 आयंस एंड द सॉल्ट्स आर इन ऑर्डर ऑफ Cl -1, SO2 -2, ये PO3 -4. यही रॉन्ग हो गया ना, ये गलत हो गया क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. बोथ नहीं आएगा, यहाँ पे भी बोथ नहीं आएगा. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओवर हियर and statement 2 is incorrect. Option number B. Okay, now right option for Tyndall effect. Tyndall effect is exhibited by urea solution, फिर glucose, NaCl and starch. Starch will show Tyndall effect बाकी, क्योंकि ये तीनों बाकी डिसॉल्व हो जाएंगे. देखो Tyndall effect, Brownian movement, कुछ भी पूछ ले, ये this all are phenomena are absorbed are seen in कोलोइडल सॉल्यूशंस. और स्टार्च हमें पता है कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, तो स्टार्च वुड बी द आंसर. एंड NaCl तो पूरा प्योर सॉल्यूशन बन जाएगा. आपको कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें आप डिफरेंशिएट करो कि आपका सॉल्वेंट और मतलब आपका सॉल्वेंट और आपका जो सोल्यूट है दोनों दिखे. NaCl में दिखता है कैसा? पूरा डिसॉल्व हो जाएगा. ये भी पूरा डिसॉल्व. ग्लूकोज मतलब शक्कर डालोगे तो भी पूरा डिसॉल्व हो जाएगा. तो स्टार्च इज अ सॉल्यूशन. स्टार्च प्रोड्यूसेस स्टार्च. अगर सॉल्यूशन बनाओगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा. फिर वो टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है कोलोइडल की, वो सब दिखाएगा. in which solve colloidal particles are with negative charges. ऐसा कौन सा सॉल है जो नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है? देखो हमें थोड़े थोड़े याद रहने चाहिए. ओके, क्या किससे बना हुआ है? ओके, इसमें हाइड्रेटेड Al2O3, TiO2 एंड हीमोग्लोबिन, दिस ऑल आर पॉजिटिव सॉल्ट. स्टार्च इज अ नेगेटिव सॉल्ट. तो आंसर हो जाएगा स्टार्च. ये कैसे याद रखना है? उसमें टेबल दिया है एक एनसीईआरटी में कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सॉल्ट. उसमें मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है कि ये हीमोग्लोबिन
और आपको प्रोटीन्स की बात पूछ ले, प्रोटीन इज अ नेगेटिव सॉल्ट, स्टार्च इज अ नेगेटिव सॉल्ट, ऐसा सब अगर पूछ ले, क्योंकि ये हमारे बायो से रिलेटेड है, तो जहाँ पे 2 या ज़्यादा कंसेप्ट आ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि वो अच्छा है. हीमोग्लोबिन, स्टार्च इज ऑल रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स, और बायो में तो पढ़ते हुए बायोमोलिक्यूल्स. हीमोग्लोबिन आपको पता है, ये सब पता है, तो वो सब पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. सब पूछ सकते हैं. हीमोग्लोबिन इज विच काइंड ऑफ सॉल्ट, इज अ पॉजिटिव सॉल्ट. TiO2 पॉजिटिव, Al2O3 पॉजिटिव, स्टार्च नेगेटिव. Measuring zeta potential is useful in determining which property of the colloidal solution: solubility, stability, size, viscosity. It is useful in measuring the stability, क्योंकि zeta potential क्या होता है, देखो आपका colloidal particle समझो वो नेगेटिव है, मतलब वो समझो जैसे कि Ag+ बना है, दिस इज अ colloidal particle. नाउ इसके ऊपर आकर आ जाएगा I-, फिर उसके ऊपर आ जाएगा K+. अगर आपने उसको Ki के सोल्यूशन में डाला है तो ऐसा बनेगा. I- पहले अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो उसकी वजह से आपका पोटेंशियल डेवलप होता है. ओके, उसको पोटेंशियल को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग. सो जीटा पोटेंशियल इज फॉर स्टेबिलिटी. जितना ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब जितना ज़्यादा चार्जेस सेपरेट रहेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल बनेगा, तो उतना ही स्टेबल रहेगा आपका कॉलोइडल पार्टिकल. तो इट एक्सप्लेन्स द, मतलब यही एक्सप्लेन करता है कि जीटा पोटेंशियल एक्सप्लेन्स कि क्यों ये लोग आपस में ये करके, मतलब ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करके क्यों इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर देते, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल बिटवीन देम विच इज वेरी गुड पोटेंशियल एंड इट हेल्प्स इन मेजरिंग द स्टेबिलिटी, और वो स्टेबल बनाता है सोल्यूशन को. ओके, नाउ विच आर द फॉलोइंग, which mixture of the solution will lead to formation of negatively charged colloidal salt AgI के ऊपर I. देखो उसके लिए, देखो पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि AgNO3 प्लस KI क्या हो जाएगा, AgI. ये पता है हमें, Ag का हाइलाइट से तो कुछ अलग ही रिलेशन है, क्योंकि वो जिधर भी हाइलाइट दिख रहा है PPT बना लेगा उन लोग का. ओके, तो इस केस में फिर ये हो गया आपका कौन सा सॉल्व, AgI, फिर उसके ऊपर I-, ये पॉजिटिव सॉल्व रहेगा, उसके ऊपर I- वाला नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये सोल्यूशन में डाला है ना आपने KI सोल्यूशन, तो इसमें ये अबेंडेंट रहेगा, तो KI का I वाला आ जाएगा इसमें. तो देखें तो सॉल्व बनने के लिए आपको क्या KI ज़्यादा चाहिए, KI शुड बी मोर इन क्वांटिटी. ओके, तो देखते हैं 50 ml ऑफ 1 मोलर एंड 50 ml ऑफ 1.5 मोलर, 50 ml ऑफ 1 मोलर, 50 ml ऑफ 1.5 मोलर. तो इसमें क्या हो जाएगा, 50 इंटू अगर आप 1 करोगे तो आ जाएगा 50, और इसका क्या आ जाएगा 50 इंटू 1.5 करो, ये आ गया 15 5 75. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें 50 मिलीमोल्स, हम लोग ये मिलीमोल्स कहते हैं N इंटू वी. ओके, M तो इसमें N तो ठीक है, दोनों का 1 ही है, तो हम लोग M इंटू वी कर सकते हैं. M कितना है, इसका मोलारिटी 1 है, वॉल्यूम इसका 50 हो गया, और दूसरा AgI का क्या 50 इंटू 1.5, इट वुड बी, जैसे ये क्या 75. तो ठीक है, Ag तो इसमें ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा KI ज़्यादा दिख रहा है. 50 ml ऑफ 1 मोलर अगेन 50, और इस केस में 50 इंटू 2 हो जाएगा आपका 100, ये और ही ज़्यादा है. ओके, 50 इंटू 2 मोलर और 50 इंटू 1.5, अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या फ़ायदा, ये तो लिमिटिंग है ना, तो ये तो होगा नहीं. और यहाँ पे ये 0.1 मोलर बोला है, और ये 0.1 मोलर 50 ml, तो दोनों इक्वल है, तो ये दूसरा वाला आयन कैसे आएगा, क्योंकि जितना मोल्स आपने लिया उतना मोल प्रोडक्ट AgI तो बन जाएगा, बट उसके बाद ये एक्सेस में रहना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ नेगेटिव I आयंस. तो KI शुड बी मैक्सिमम, तो ये तो चलेगा क्योंकि कम है, फिर ये कम है, इसमें इक्वल है, तो इसमें देख सकते हो ये 2 मोलर KI एंड 1.5 मोलर KI. तो हमें क्या करना है, इसमें लॉजिक क्या लगाना है, देखो क्या होगा, अपना AgI तो बन गया, जितना हम लोग ने AgNO3 लिया था और कितना KI लिया था उससे AgI बन गया, तो समझो 1 और हम लोग ने 1 लिया, तो ये इन सारे को -1 देने के लिए ये वापस एक 1 प्रेजेंट होना चाहिए 1 मोलर में, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है 2, तो ये डबल होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ सॉल्ट AgI I- सॉल्ट. तो आपको यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहा है, बट वो 75 मिलीमोल्स है और उसके 100 मिलीमोल्स है, तो 100 से आप देखो 50 से रिएक्ट कर देंगे और 50 बचा, तो 50 रिएक्ट करके जो 50 का प्रोडक्ट बना वो AgI का, उसके ऊपर ये 50 जाके चिपक जाएंगे हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर I-. यहाँ पे 25 बचेगा, तो आधे को मिलेगा आधे को नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा. तो आपको पूरा नेगेटिव चार्ज सॉल्व बनाने के लिए इसका डबल होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 मोलर 50 ml 1 मोलर AgNO3 प्लस 50 ml
50 ml of 2 molar KI solution should be the answer. Next, which of the following property does not coagulate, does the coagulation power of the ion depend on? मतलब coagulation power of ion depends on magnitude of charge on ion, or size of ion, sign of charge on ion, both magnitude and sign and of the charge on ion. ओके, दोनों ही सब आना चाहिए. साइज जितना, देखो जितना ज़्यादा चार्ज आएगा उतना ज़्यादा कम साइज हो जाएगा क्या कैटायन का, जितना ज़्यादा चार्ज हो जाएगा एनायन पे उतना ज़्यादा साइज बढ़ जाएगा. तो साइज और चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों पे. मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज एंड साइज पे इतना डिपेंड नहीं करता है. मैग्नीट्यूड और साइन क्या प्लस है क्या माइनस है, और कितना प्लस है कितना माइनस है. ओके, फॉग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ. फॉग आपको अभी याद रखना पड़ेगा, फॉग किसके बना है. फॉग इज सीन इन आपका ये लिक्विड इन गैस, ये याद रखना पड़ेगा. ये तो टेबल दिया है याद करने वाला. विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स. कौन सा प्रॉपर्टी है जो चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है. आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोफेरेसिस, वो उसके चार्ज की वजह से होगा. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस उसकी वजह से होगा. कोएगुलेशन एंड टिंडल इफेक्ट, दीज टू मूवमेंट्स. कोएगुलेशन भी चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि कोएगुलेशन में भी सरफेस वाले चैप्टर में दिया कि कोएगुलेशन कैन बी डन. अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व कोई डाल दो तो वो कोएगुलेट हो जाएंगे दोनों मिलके, दोनों का चार्ज न्यूट्रल कर देंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे. ओके, तो टिंडल इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज. ओके, फिर प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ अ लायोफिलिक सॉल्व इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर, ये तो पता ही होना चाहिए. फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग forms Michel in the aqueous solution above the critical concentration. थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन के ऊपर कौन बनेगा मिशेल, जो सोप रहेगा. आपको पता है ये सोप का ये पूरा फिनोमेना है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन के अबाउ दे फॉर्म मिशेल्स. तो इसमें से सोप कौन दिख रहा है, इनमें से सोप कौन यूज होता है. डोडासाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल दिया हुआ है. ओके, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स कटायनिक मिशेल्स ओवर सर्टन कंसंट्रेशन. कटायनिक मिशेल्स मतलब कटायनिक सोप. तो कटायनिक कौन है आपका डी सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ये अगर आप यहाँ पे याद रखोगे तो आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज होता है. पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट ऑफ मिशेल इज, हाँ नॉन पोलर वाला अंदर रहेगा, पोलर वाला बाहर रहता है. ऐसा कुछ डायग्राम है, डायरेक्टली दिमाग में आ जाना चाहिए. दिस इज अ पोलर हेड्स ऑन आउटर साइड, नॉन पोलर ऑन इनर साइड. तो 23 का ए हो गया. विच आर द फॉलोइंग which is used for ending charge and colloidal solution. ending the charge को खत्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कंपाउंड्स क्या डालेंगे हम लोग. वी वुड ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हमें कोएगुलेशन वाला पार्ट है ये. एंडिंग चार्ज मतलब कोएगुलेशन करना है, कोएगुलेशन. क्योंकि देखो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, इसके ऊपर नेगेटिव आयन का लेयर्स चढ़ा है, इसके ऊपर नेगेटिव आयन का लेयर चढ़ा है. ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव. ओके, तो इसीलिए चार्ज होने की वजह से ही ये कोएगुलेट नहीं हो रहे. अगर आपने किसी तरह से ये चार्ज हटा दिया तो ये दोनों कोएगुलेट हो जाएंगे, तो आपको पीपीटी मिलेगा. तो कोएगुलेशन से कंसेप्ट इन सरफेस वो तो दिया ही लास्ट में. उसमें बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, जैसे कि आप अगर पॉजिटिव सॉल्व है तो उसमें नेगेटिव डाल दो, नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव डाल दो. फिर आप चार्जेस कैसे हटाओगे, तो उसमें एक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन ऐड टू गेट आउट. मतलब इलेक्ट्रोलाइट कोई भी डाल देंगे तो ये आयंस को लेके चला जाएगा, तो उसकी वजह से इन लोग सेटल हो जाएंगे. Hardy-Schultz rule explains the effect of electrolytes on the coagulation of colloidal particles. So according to this rule, coagulation power of the cation is in the order of वही 3, 2, 1. आपको देखना है Al3 सबसे पहले आना चाहिए, फिर Ba2, Na+, बस खत्म. इजी सा क्वेश्चन है. At the critical Michel concentration CMC, the surfactant molecules decompose, dissociate or become soluble. They would एसोसिएट इन दिस केस, क्योंकि एसोसिएट होने के बाद ही तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा और फिर वो एक्शन दिखाएंगे. तो दे वुड एसोसिएट. द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन इन अ गिवन कोलॉइड डिपेंड्स अपॉन साइज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, साइन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज. अभी हम लोग ने पढ़ा बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज, साइज पे डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट, ड्यूरिंग डायलिसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स. कोलॉइडल पार्टिकल कहाँ डिफ्यूज होगा, उसको तो फिल्टर करना है ना. All kinds of molecule can pass, नहीं. Solvent molecules and ions can diffuse. यहाँ पे सबसे अच्छा हो जाएगा solvent molecules and ion. Only solvent molecules बना, कुछ ions भी चले जाते हैं इधर उधर, बट colloidal क्यों चले जाएगा.
कोलोइडल अगर इसमें बोले ऑल काइंड, तो ये भी नेगलेक्ट हो गया। कोलोइडल देखो, डायलिसिस का मेन कंसेप्ट क्या था, इस बैग में आप डाल दो अपना जिस सॉल्यूशन जिसको कोलोइडल बनाना है, मतलब प्यूरिफाई करना है कोलोइडल को, तो यहाँ पे आपने डाल दिया, तो इसमें कोलोइडल प्लस नॉन आयंस है और आपको सॉल्वेंट जो भी नहीं चाहिए, तो आप इधर क्या लगाओगे, इसको पानी में कैसे डालोगे ताकि उसमें जो आयंस है वो सब बाहर आ जाए, तो ये बैग में आपका ये बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कोलोइडल बचेगा। तो कोलोइडल कैन नॉट मतलब पास नहीं होना चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ओके, तो ये था आपका सरफेस, जो कि बहुत ही ड्रेडेड चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद रखने वाली चीज़ है।